हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो फाइनली एसबीआई क्लरिकल का जो पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। आज 21 नवंबर को सुबह 7:15 7:30 का मेरा रिपोर्टिंग टाइम था और मैं जो है वहाँ लगभग 7:35-36 के आसपास सेंटर के नज़दीक पहुँच गया था और 8 बजे के आसपास मैंने सेंटर में एंट्री ले ली थी। तो वह उसमें ये कि सबसे पहले हमने सेंटर में एंट्री ली, फिर जैसे एंट्री ली डॉक्यूमेंट चेक हुए, जो प्रीवियस जो अपना एडमिट कार्ड है वो देखा गया कि है कि नहीं है। अभी जो लेटेस्ट वाला एडमिट कार्ड है वो देखा गया, उसके साथ आईडी देखी गई और उनको वेरीफाई किया गया। वेरीफाई करके जो लैब हमें मिली थी उस लैब में भेज दिया गया। ठीक है, उस लैब में जाने पर सबसे पहले जो नॉर्मल जो होता है फॉर्मेलिटी जो होती है, जैसे आइरिस चेक हुई और सीट जो है वो सीट नंबर अलॉट किया गया, जिसे सिस्टम नंबर भी बोलते हैं। सिस्टम नंबर बताया गया, उस पर जाकर के आराम से बैठ गए और उस समय स्क्रीन पे जो टाइमिंग था वो था लगभग 40 मिनट, 38 मिनट 39 मिनट का टाइमिंग था। मैं सीट पे बैठा और 38-40 मिनट जो है वो वहीं बैठ करके बिताए आराम से सीट के सामने। उसके बाद जैसे ही 38-40 मिनट पूरा हुआ, लॉगिन किया आईडी को, आईडी लॉगिन हुई। लॉगिन होने के बाद में अपने सामने सबसे पहले जो आया वो पेपर का प्रीव्यू आया कि भी आपको जनरल अवेयरनेस भी आएगी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, रीजनिंग के साथ में कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो शब्द है वो ऐड करते हैं साथ में। हालांकि कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन रीजनिंग में जो इनपुट आउटपुट वगैरह जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कंप्यूटर एप्टीट्यूड में काउंट कर लेते हैं। तो वो वाला सब्जेक्ट दे दिया, क्वांट दे दी और इंग्लिश दे दी। उनके बारे में बता दिया गया कौन से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का कितना, वो तो प्रीव्यू आ गया। उस टाइम 10 मिनट अपने पास और होते हैं। जैसे ही वो 10 मिनट कंप्लीट होते हैं उसके बाद में हमें 5 मिनट का समय और मिलता है। किसके लिए? एक हैंड रिटन जो नोट आता है ना, जो हमें अपने एडमिट कार्ड में लिखना होता है, वो लिखने के लिए 5 मिनट का टाइम और मिलता है। और वो पूरे 5 मिनट करने जरूर नहीं होते, वो अपना 3 मिनट तक रहता है। अगर आपने वो नोट लिख लिया है, नोट लिखने के बाद आपको पूरे 5 मिनट वेट नहीं करना होता सबमिट करने के लिए। हालांकि आपने प्रीलिम्स में भी यही है, मेंस में भी सेम सिस्टम यही है। जैसे ही आपकी जो टाइमिंग है वो लेस देन 2 मिनट आ जाती है, 1.59 मिनट बचे, तब आप उसको सबमिट करके अपना जो टेस्ट है वो स्टार्ट कर सकते हैं। वरना आप पूरी कंप्लीट 5 मिनट करके भी कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो सबसे पहले जो सेक्शन ओपन हुआ वो जनरल अवेयरनेस हुआ। जो सीक्वेंस था वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस आया, उसके बाद इंग्लिश आया, उसके बाद क्वांट आया और फिर जो है रीजनिंग आया। तो ये जो सेक्शन जो था सिस्टम में जो ओपन हुआ, ये वाला सीक्वेंस था। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, ये हमारा पेपर में सीक्वेंस था। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस के अपने पास एसबीआई क्लरिकल मेंस में देखने को मिलते हैं 50 क्वेश्चन, 50 नंबर के, और कुल मिलाकर के 35 मिनट का टाइम हमें इसमें मिलता है। उसके बाद इंग्लिश के भी जो क्वेश्चन मिलते हैं वो भी हमें मिलते हैं 40 क्वेश्चन। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और ये मिलते हैं हमें 35 मिनट। उसके बाद क्वांट के मिलते हैं 50 क्वेश्चन 45 मिनट में, और रीजनिंग के मिलते हैं 50 क्वेश्चन 45 मिनट में। क्वांट वाले 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होते हैं, रीजनिंग वाले 50 क्वेश्चन जो 60 नंबर के होते हैं। इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 190 और टोटल टाइम हो जाता है अपना 45 2 घंटे 40 मिनट का, या फिर आप कहें तो 180 मिनट। ठीक है, 45 90 और 35 70 90 और 70 160 मिनट, माफ़ी चाहूँगा 160 मिनट। 2 घंटे 40 मिनट का हमें टाइम उसमें मिल जाता है। हमें उसी दौरान जो सेक्शन का टाइम बटा होता है, जनरल अवेयरनेस के लिए 35 मिनट, इंग्लिश के लिए 35 मिनट, मैथ और रीजनिंग के लिए 45 मिनट, वही समय मिलता है पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस ओपन हुआ। तो जनरल अवेयरनेस में अगर मैं बात करूं तो कुछ क्वेश्चन स्टैटिक जीके के थे, जैसे तुंगेश्वर नेशनल पार्क कहाँ पर है इसके बारे में पूछा गया। उड़ीसा के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है उनके बारे में पूछा गया। तो इसके अलावा यूएन हैबिटेट करके जो संस्था है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये पूछा गया। एक केसीसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन था कि केसीसी में जो एनिमल हस्बेंड्री है 2 लाख रुपए तक जो लोन देते हैं वो कौन सी कैटेगरी में, तो फिशरीज, लाख की खेती, बी कीपिंग मतलब मधुमक्खी पालन, ऐसे जो है 2-3 ऑप्शन दे रखे थे। ऑल ऑफ दीज का भी ऑप्शन लगभग सभी ऑप्शन क्वेश्चन में थे। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस में कुछ और भी क्वेश्चन थे, जैसे सांस्कृतिक दिवस या सांस्कृतिक भाषा दिवस कब मनाते हैं, और शारदा करके शारदा सिन्हा का जो उनको उनको सम्मानित किया गया है, तो किस क्षेत्र में उनको सम्मानित किया गया। इस प्रकार से कुछ स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन थे, कुछ अपने करंट के क्वेश्चन भी थे। करंट
की अगर हम बात करें तो करंट के कैसे क्वेश्चंस, इसके अलावा जो क्वेश्चन अगर हम बात करें एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन शायद, जैसे नोमैटिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज जो है वो किन दो कंट्रियों के बीच होती है। मतलब कि अगर मैं जीएस सेक्शन की बात करूं तो जैसा एसबीआई हर बार पूछता है उतना डिफिकल्ट जीए उन्होंने इस बार नहीं पूछा, क्योंकि हर बार स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी एसबीआई पूछता है, लेकिन इस बार उन्होंने नहीं पूछा। पिछली बार एक बार 2021 में पूछा गया था, जब नीरज चोपड़ा ने जेवेलियन थ्रो में गोल्ड मेडल लिया था, तो उस टाइम किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। सभी ये पढ़ रहे थे कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लिया है, इतने मीटर भाला फेंका है, वहाँ पे ये जो प्रो खेल हुआ था वो कौन सी जगह पे हुआ था, किस समय पे हुआ था, कौन उसकी मेजबानी कर रहा था। मतलब काफ़ी सारे जो सवाल उन्होंने रटे थे, लेकिन ये नहीं पढ़ा था कि उस जेवेलियन थ्रो में वेट कितना होता है। ऐसे क्वेश्चन पीछे एसबीआई पूछता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ ज़्यादा खास देखने को मिला नहीं। हालांकि जिस बंदे ने ईमानदारी से पिछले 3-4 महीने का करंट अफेयर पढ़ रखा था, 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन वो बंदा आराम से कर सकता है। 20-25 में भी अगर दिक्कत आती है तो 15 क्वेश्चन उसके कहीं नहीं जाने वाले जनरल अवेयरनेस में। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन ओपन हुआ वो हुआ इंग्लिश में 2 तो लगभग पैसेज देखने को मिल गए थे, थोड़े लेंथी भी थे, लैंग्वेज भी। एक पैसेज की तो लैंग्वेज ऐसी थी जिसमें पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पैसेज आखिर कहना क्या चाहता है। इसके अलावा कुछ कनेक्टर वाले क्वेश्चन भी थे कि कनेक्ट करने हैं सेंटेंस को, कनेक्टर दे रखे थे, और एरर वाले कुछ क्वेश्चन भी थे, बोल्ड भी कर रखे थे कि मिस स्पेल्ड या फिर ग्रामेटिकली एरर वाले क्वेश्चन जो है। मेंस में क्या होता है, जो टॉपिक जो है ना वो प्री में जैसे हैं वैसे ही आता है, थोड़ा सा लेवल उनका हाई कर दिया जाता है। अगर एग्जामिनर मेंस में एरर भी हमसे पूछता है, प्री में तो एक सेंटेंस देगा, उसी में पूछेगा कि एरर कहाँ पर है बताइए, लेकिन मेंस में वो 3 या 4 सेंटेंस दे देगा और बोल देगा बताओ कौन से सेंटेंस इसमें से ग्रामेटिकली या फिर जैसे भी हैं एकदम करेक्ट है। तो आपको छांटने पड़ेंगे 4 में से कहाँ पे गलती है, या तो ओनली एक सही है, या पहला और तीसरा सही है, या दूसरा चौथा सही है, या पहला तीसरा और दूसरा सही है। इस प्रकार से करके क्वेश्चन जो है घुमा करके पूछा जाता है। जिस बंदे की अच्छी तैयारी होती है वो इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर कर सकता है। तो ओवरऑल इंग्लिश में ज़्यादा कुछ हाई लेवल तो नहीं था, लेकिन वैसे जिन्होंने नॉर्मली जो पढ़ते रहते हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, जिनकी इंग्लिश वीक है, माफ़ी चाहूँगा, जिनकी इंग्लिश मेरी तरह अगर वीक है ना तो उनके लिए तो थोड़ा मुश्किल हो गया होगा, लेकिन जिनकी इंग्लिश अच्छी है उन्होंने स्कोर इंग्लिश में बेस्ट कर लेना है, ये पक्की बात है। उसके बाद ओपन हुआ गणित में कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, 3 लगभग डीआई थी। 3 डीआई में से एक डीआई जो थी ना वो तो इतनी इजी डीआई थी जैसे प्री में आती है सेम वैसी डीआई, ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। हमें उस डीआई को ढूंढना था, हमने उसको निपटा दिया। पेपर में मेंस में यही ढूंढना होता है। कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, बस थोड़े थोड़े लेंथी बना रखे थे। परसेंटेज के क्वेश्चन आ गया था, जैसे SICI का क्वेश्चन आ गया था कि एक बंदे ने 12% की दर से 3 साल के लिए 3000 रुपये जो है वो इन्वेस्ट किया है, ठीक है। उसके बाद में उसी बंदे ने चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 20% की दर से 2 साल के लिए 3000 प्लस X रुपये इन्वेस्ट किए हैं, और जो दोनों को मिलाकर के जो ब्याज है ना वो जो मूल राशि उसने या फिर जो दोनों को मिलाकर के जो ब्याज मिलेगा वो x का 1.65x है, मतलब कि उतना गुना है, x का इतने गुना, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था। नॉर्मली अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे। नंबर सीरीज के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वो भी हमें मेंस पेपर में देखने को मिले थे। तो नंबर सीरीज में मेंस में कैसे आता है, रोंग नंबर सीरीज दे देते हैं और बोल देते हैं कि पहली सीरीज में जो रोंग नंबर होगा वो आपका p होगा, दूसरी सीरीज में जो रोंग नंबर होगा वो आपका q होगा। तो आपको p और q की पहले से वैल्यू फाइंड करके रखनी है। उसके बाद p और q के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए इनमें से कौन सा सही है, p² जो है वो बड़ा होगा 25 से, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। या फिर p प्लस q का जो मान है वो ग्रेटर देन होगा 35 से या फिर लेस देन होगा 35 से 25 से, जो भी XYZ जो भी संख्याएं हैं, इस प्रकार से आपको कंपैरिजन के तौर पर पूछा जाता है। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन वो भी मेंस में देखने को मिले थे। एकदम इजी थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा पूछने का तरीका उसमें अलग था कि भी आपने पहली संख्या के मूल निकालिए, दूसरी संख्या के भी दूसरी जो इक्वेशन है उसके भी मूल निकालिए। पहले के 2 मूल आए, दूसरी के 2 आपके रूट्स आए या मूल बोल दो, एक ही बात है। x वाले समीकरण के 2 आ गए, y वाले समीकरण के 2 आ गए। लेकिन जब वो पूछ रहा है तो ऐसे पूछ रहा है कि पहले समीकरण का सबसे छोटा मूल, दूसरी समीकरण का भी सबसे छोटा मूल, दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा। तो वो ऑप्शन में नंबर्स उसने दे रखे हैं, आपको वो वाले बताने हैं। उसके बाद में डीआई मैंने आपको बताई थी, 2 या 3 लगभग डीआई थी, 2 तो थोड़ी मुश्किल थी, मैंने ज़्यादा देखने का उनको समय मिला नहीं तो मैंने स्किप कर दिया। बाकी एक डीआई मैंने पहले निपटा दी। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन अपने सिंप्लीफिकेशन के देखने को भी मिले। अप्रोक्सीमेशन आप उसे बोल सकते हैं, कुछ पॉइंट में वैल्यू, कुछ जैसे √ 325 लिख दिया तो हमें पता है √ 324 18 का होता है, लेकिन वो लिख रहा है √ 325, तो हमें अप्रोक्सीमेशन के आधार पर उसको समझ लेना चाहिए कि वो 324 की बात कर रहा है।
तो ये ओवरऑल क्वांट हो गई ऐसे करके। फिर रीजनिंग की बारी आई। रीजनिंग में लगभग 3 से 4 पजल देखने को मिली। पजल इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। एक तो ट्रायंगुलर पजल थी जिसमें 6 बंदे बैठे थे, कुछ इनसाइड थे कुछ आउटसाइड थे, और ये बोल रखा था कि इनसाइड वाले बंदों की संख्या आउटसाइड वालों से ज़्यादा है। अगर आउटसाइड वाले 2 हैं तो इनसाइड वाले जो है आपके 4 के 4 इनसाइड वाले होंगे। आउटसाइड वाला 1 अगर आता है तो 5 के 5 इनसाइड वाले होंगे। मतलब इनसाइड वाले ज़्यादा है 3-3 के अनुपात में, या फिर 3-4 या 4-4-2 ऐसे नहीं है, अंदर वाले ज़्यादा है। इस प्रकार से दिया गया था। 6 बंदे हैं और उनको अलग अलग सॉन्ग पसंद है, जैज हो गया, पॉप हो गया, इस प्रकार से सॉन्ग उन्हें दे रखे थे। इसके अलावा एक 10 बंदों की भी पजल थी, 8 की या 9 की लगभग जो है उनकी पोस्ट दे रखी थी। सीनियर मोस्ट दे रखा था, जूनियर मोस्ट भी दे रखा था। उसके बाद उनको बैठाना था। उनका एक अलग वेरिएबल भी उनको पसंद था कलर, किसी को पिंक पसंद था, किसी को येलो पसंद था। तो ये ओवरऑल पजल का कुछ ऐसा सीक्वेंस था। सर्कल बेस्ड पजल वैसे नहीं आई थी, लेकिन जो अपना डाटा सफिशिएंसी आता है ना, उसमें सर्कल बेस्ड पजल से कुछ क्वेश्चन पूछ रखे थे कि पहला क्वेश्चन अकेला आंसर दे सकता है या दूसरा आंसर दे सकता है। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन जो है वो हमें 2-3 क्वेश्चन जो है हमें ज़्यादा नहीं थे, लेकिन 2 या आप मान सकते हैं इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन भी आए थे। थोड़ा सा लेंथी टाइप का क्वेश्चन था। 3 स्टेटमेंट दे दिए, 3 ही अपने वो दे दिए, क्या बोलते हैं, कंक्लूजन। तो उनमें हमें जो पहला कंक्लूजन है वो तीनों में फाइंड करना था सही है कि नहीं, दूसरा तीनों में, इस प्रकार से थोड़ा सा था। इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन भी रीजनिंग में था, हालांकि मैंने देखा नहीं, वैसे देखा लेकिन उसको करने की मैंने कोशिश नहीं की। कोडिंग डिकोडिंग भी रीजनिंग में आई थी, मैं वो बताना भूल गया आपको। वो भी थोड़ा सा मुझे समझ आया नहीं था। इवन का कुछ डॉलर ले रहा था, ओड का कुछ परसेंटेज ले रहा था, लेकिन वो एक्चुअली नंबरिंग जो है मेरे पूरी क्लैरिटी उसमें नहीं आ पाई थी। बात चल रही थी क्वांट पे, तो क्वांट में अर्थमेटिक की क्वेश्चन हो गई, डीआई हो गई, नंबर सीरीज भी हो गई। रीजनिंग ही चल रही है ना, क्वांट तो मैंने पहले बता दिया आपको। कोडिंग डिकोडिंग भी आ गई, पजल भी आ गई, और सिंप्लीफिकेशन तो क्वांट की हो गई। मैं भी यार कहाँ जा रहा हूँ रीजनिंग में चलते चलते, कभी मैथ में, कभी मैथ से रीजनिंग में। इसके बाद रीजनिंग में अगर हम और बात करें तो एक वर्ड वाला क्वेश्चन, जैसे इंग्लिश में रीजनिंग में अपना आता है ना कि एक मीनिंग दे दिया, उसका पहला वर्ड उठा लो, चौथा वर्ड उठा लो, ऐसे करके एक शब्द बनाना। वैसे ही एक वर्ड बेस्ड शब्द भी आया था, लेकिन ज़्यादा मुश्किल था, इजी नहीं था, मुश्किल था दोस्तों। अलग पैटर्न से पूछा गया था। 3 शब्द दे दिए थे, उसमें किसी में पहला उठाना, किसी में दूसरा, किसी के ऐसा उठाना जिसमें दोनों तरफ सवर हो, दोनों तरफ हो गए, तो वो वाला थोड़ा मुश्किल था। स्किप करना ही बेटर रहता है। बाकी किसी को नॉलेज हो तो वो कर देना चाहिए, अगर ज़्यादा ध्यान में नहीं आता, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको स्किप करना ही बेटर रहता है। तो ये ओवरऑल पेपर का रिव्यू है। अगर वैसे मैं बात करूं तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, और वैसे अगर मैं बात करूं तो एकदम इजी भी नहीं था। लेकिन जिस बंदे ने ईमानदारी से पढ़ाई की है वो आराम से पेपर इस बार निकाल लेगा, ये कन्फर्म है। और वैसे भी जितनी सीटें आती हैं उतने बंदे तो लगते ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि सीटें खाली रहती हैं, उतने बंदे तो लगते ही हैं। लेकिन जिस बंदे ने दिल से ईमानदारी से मेहनत की है, जो पीछे जिसका प्रीलिम्स अगर पहली बार भी पास हुआ है और मेंस के लिए उसने दिल जान से दिन रात एक करके दिल और जान से और ईमानदारी से जिसने मेहनत की है, उसका डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा। ज़्यादा मुश्किल पेपर मुझे लगा नहीं। क्वांट की अगर मैं बात करूँ तो आप आराम से, इतना इजी पेपर था क्वांट का, तो आप आराम से लगभग 25, 30 या 35 क्वेश्चन तक जो है छू सकते थे। और ऐसा ही रीजनिंग में मैंने भी लगभग 3 पजल रीजनिंग में बनाई है। श्लोक्स का क्वेश्चन वहाँ देखने को नहीं मिला, और कुछ क्वेश्चन मैंने रीजनिंग में और किए हैं। 26-27 क्वेश्चन तो मैंने भी रीजनिंग में किए हैं, लगभग 27-28 क्वेश्चन मेरे क्वांट में हुए हैं। और इंग्लिश और जीए में तो वैसे तुक्केबाजी मैंने की, ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं था। आपका क्या अटेम्प्ट रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत आपको आरआरबी पीओ के लिए शुभकामना और बधाई। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आरआरबी पीओ जो प्री पेपर आपका भी होने वाला है उसमें आपको झंडे गाड़ देने हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।